आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सत्ता की साझेदारी, जो कि नागरिक शास्त्र कक्षा 10वीं का अध्याय 1 है। ठीक है, तो क्लास 10th की हम पॉलिटिकल साइंस हिंदी में बेसिकली नागरिक शास्त्र को शुरू करने जा रहे हैं इसके अंदर। और इसमें जो पहला चैप्टर हमारा वो है सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप 10वीं कक्षा में आ गए हैं। पढ़ाई जो है शुरुआत से करिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो अंत में जा कर के। अंत समझते हैं ना, बोर्ड के टाइम में मतलब, तो बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे बढ़िया है कि हम अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दें। तो देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, सत्ता की साझेदारी। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर हैं इस बार आपके, और 8 चैप्टर हैं टोटल। छोटे छोटे ही रहेंगे बट बड़े ही मज़ेदार चैप्टर हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे हम ताकि बुक को भी समझ ले, बुक की लैंग्वेज को भी समझ ले और आपको आंसर लिखने में भी आसानी रहे। ठीक है, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अध्याय 1 है, ये तो आपको पता है। स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत भी है भाई। और लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो, और अगर कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मैथमेटिक्स की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट को चेक करिएगा वहाँ पर जा करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। इतने आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सबसे पहले तो अध्याय 1 का परिचय दे रखा है कि हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, छोटा सा है, क्या पढ़ने वाले हैं तो हम सत्ता के बारे में पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। बेसिकली देश में जो है पावर किस प्रकार से शेयर की जाती है। तो इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। ठीक है, यानी 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, सारी ताकत किसी एक अंग के पास नहीं होती, बल्कि इसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ जो है विकेंद्रित कर दिया जाता है, यानी कि डिवाइड जो है कर दिया जाता है किस किस के बीच में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में और जुडिशरी के अंदर। ठीक है, तो पहले के जो 3 अध्याय हैं यानी कि अध्याय 1, 2 और 3 इस बार, ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर ना एक वर्ड आ रहा है सोच विचार। देखिए क्वेश्चन आंसर अगर आपको याद करना है ना, या आप अभी तक उसी लेवल में रह गए कि हम याद करके रट करके चले जाएंगे, तो देखिए आप रट करके चले तो जाएंगे, नंबर तो आपको मिल भी जाएंगे अच्छे, बट आपकी जो समझ है ना वो डेवलप नहीं हो पाएगी। जो एसएसटी होती है ना, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़, बेसिकली ये समझ की चीज़ें हैं, ये याद करने की चीज़ें नहीं है। अगर आपने एक बार समझ लिया ना, सोच विचार करने की अगर आपके अंदर क्षमता पैदा हो गई, ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इन फ्यूचर भी। तो कोशिश करिएगा कि समझने पे ध्यान दे, रटने पर ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, तो हम इस अध्याय के अंदर बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम बेल्जियम के बारे में सुनेंगे यानी पढ़ेंगे और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत होती क्यों है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। इसका मतलब है कि अध्याय 1, 2 और 3 ये इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों आपको लाइन से पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं समझ की बात कर रहा हूँ, रटने रटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो हम इसके अंदर 2 देशों के बारे में पढ़ेंगे, जो एक यूरोप का देश है बेल्जियम, ठीक है, और एक एशिया का देश है श्रीलंका। इन दोनों देश की बात करेंगे, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट दोनों के अंदर पावर शेयरिंग जो है अलग अलग तरह से की गई है, उसको ही हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आते हैं हम, पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो क्या है, बेल्जियम और श्रीलंका। देखिए बेल्जियम के बारे में शुरू करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कुछ चीज़ें आपको इसमें याद भी करनी पड़ेगी। तो बेल्जियम जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। ठीक है, बेल्जियम जो देश है वो कहाँ का है, यूरोप का एक देश है, और इसका जो एरिया है वो हमारे हरियाणा से भी छोटा है। इसकी जो सीमाएं हैं 4 देशों से लगती है, एक है फ्रांस, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा है जर्मनी और चौथा है लग्जमबर्ग। ठीक है, इन 4 देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है, या 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी कि हरियाणा की आबादी के करीब आधी। ठीक है, तो देखिए हरियाणा से कंपेयर कर दिया गया है इसके क्षेत्रफल को, ठीक है, जो कि उससे छोटा है, और आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, लगभग हरियाणा से आधी। इस छोटे से देश में, इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत ही जटिल है। ठीक है, देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है।
ये ध्यान रखना, भी मैप में समझ लेंगे हम इसको क्या है। यानी कि देश के अंदर डच बोलने वालों की प्रतिशत कितनी है, 59, यानी 59% लोग जो हैं क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। और ये जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्लैमिश। ठीक है, 40% लोग जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और ये फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, अब जो 1% बचे हैं वो जर्मन बोलते हैं। यानी कि 3 तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग इस देश में रहते हैं। देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है डच, 59%, फिर 40% जो फ्रेंच बोली जाती है और 1% जर्मनी बोली जाती है। ठीक है, ये तो देश का हाल था। ठीक है, और जिस हिस्से में डच लोग रहते हैं उसको फ्लैमिश बोलते हैं। ठीक है, जिस हिस्से में फ्रेंच लोग रहते हैं वहाँ पर वेलोनिया बोलते हैं उस हिस्से को। ठीक है, और 1% में तो जर्मन रहते हैं। अब इसकी राजधानी जो है, बेल्जियम की राजधानी, कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। यहाँ पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग जो है डच बोल रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ जो है ध्यान रखनी है वो ये है कि देश के अंदर कंडीशन क्या है। देखो, देश के अंदर कंडीशन ये है कि 59% तो डच बोलते हैं। ठीक है, 40% जो है वो फ्रेंच बोल रहे हैं और 1% लोग जो है वो जर्मनी बोल रहे हैं। ठीक है, डच लोग जहां पर रहते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्लैमिश। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं। और जहां पर फ्रेंच लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेलोनिया। ठीक है, अब क्या है, इसकी जो कैपिटल है, राजधानी, कैपिटल का नाम क्या है, ब्रुसेल्स। इसके अंदर 80% जो है ना वो बोल रहे हैं फ्रेंच। ठीक है, और 20% क्या बोल रहे हैं, डच। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमारे को कि देश के अंदर जो मेजोरिटी है, ठीक है, मेजोरिटी जो है वो डच बोलने वालों की है, लेकिन कैपिटल में जो मेजोरिटी है वो फ्रेंच बोलने वालों की है कि नहीं है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला गया। यहाँ पर एक डिटेल्स जो है आपको दी गई हैं, इन डिटेल्स को आप देखते रहेंगे। ये मैप भी है यहाँ पर, देखो इस मैप को देखते हैं हम। तो इस मैप में आप देख रहे होंगे येलो कलर का जो हिस्सा है ये देश है बेल्जियम, ये उसकी कैपिटल है यहाँ पर। ठीक है, ये कैपिटल है। अब ये जो येलो कलर का हिस्सा है ना, ये है क्या कहते हैं, फ्लैमिश, डच बोलने वाले लोग रहते हैं जिनकी संख्या जो है 59% है। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा जो है ये क्या है, वेलोन एरिया है, वेलोनिया बोलते हैं इसको। यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं 40% लोग। ठीक है, और जर्मन बोलने वाले यहाँ पर रहते हैं जो कि है 1%। और ये जो कैपिटल है, कैपिटल के अंदर 80% फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% जो है वो डच बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे चैप्टर में और क्या है। वे लड़ाई झगड़े भी होंगे लेकिन लड़ाई नहीं होती है इस देश के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। देश के अंदर जिसकी संख्या ज़्यादा थी वो तो थे डच, लेकिन जिनकी संख्या अल्प यानी कि कम थी वो थे फ्रेंच। कितने प्रतिशत थे वो, 40% थे केवल। लेकिन ये 40% होने के बावजूद ज़्यादा समृद्ध थे यानी रिच थे और पावरफुल थे यानी ताकतवर थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। यानी जो डच बोल रहे थे ना लोग, उनको काफ़ी टाइम बाद जाकर के जब उनका आर्थिक विकास हुआ तब जाकर के उनको ये जो कंडीशन दिखी कि भाई हम तो मेजोरिटी के अंदर आते हैं 59%, बट हमारे पास, हम इतने पावरफुल नहीं हैं, हम इतने समृद्धशाली नहीं हैं जितने ये हमसे माइनॉरिटी होकर के यानी कि कम अल्पसंख्यक होकर के भी हमसे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल हैं। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और जो डच बोलते थे ना, इन दोनों लोग जो थे यानी जो कम्युनिटी थी, समुदाय थे, इनके बीच में थोड़ी सी टकराव वगैरह हो गया था। ठीक है, 1950 के टाइम पीरियड में और 1960 के टाइम पीरियड में, इन दशकों के बीच में जब ये आपको ये देखने को मिला कि डच वाले ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद समृद्ध और पावरफुल नहीं है, जबकि फ्रेंच वाले कम संख्या में होने के बावजूद भी पावरफुल हैं और रिच हैं। इसकी वजह से क्या हो गया कि डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोगों का जो समूह था उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव जो है बढ़ गया था। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, क्योंकि ब्रुसेल्स क्या थी, उसकी कैपिटल थी। ठीक है, यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से तो अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। यानी कि डच बोलने वाले लोग थे तो ज़्यादा, लेकिन भाई पैसा वैसा इन मामलों में क्या थे, वो कमज़ोर थे। और फ्रेंच बोलने वाले थे तो कम, लेकिन पैसे में और पावर में वो ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा बन गया था यहाँ पर, जो टेंशन क्रिएट कर दिया था उसने बेल्जियम के अंदर।
आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है, ये इंडिया के जस्ट नीचे है। इंडिया से जो हमारा स्टेट इसका नियर बाई पड़ता है वो है तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर, यानी कि ब्रुसेल से ज़्यादा, सॉरी बेल्जियम से ज़्यादा। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सिंधिया बोलने वाले हैं, जो श्रीलंकन तमिल बोलने वाले हैं, और जो इंडियन तमिल बोलने वाले हैं, यानी कि 3 तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर भी रहते हैं। सबसे प्रमुख समाजी समूह जो है सिंहलियों का है, जिसकी कुल आबादी 74% है, यानी कि कुल जनसंख्या का 74% लोग क्या बोलते हैं, सिंहलिया बोलते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है श्रीलंका के अंदर, सिंहलियों की। फिर तमिल का नंबर आता है, जिनकी कुल आबादी की जनसंख्या में 18% का हिस्सा है, ठीक है। तमिल में भी 2 समूह है, श्रीलंकाई मूल के जो तमिल बोलते हैं और जो भारतीय मूल के तमिल बोलते हैं, यानी कि जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के लोग तमिल बोलते हैं, एक तो श्रीलंका में रहने वाले और एक भारत वाला जो तमिल है ना, तमिलनाडु वाला, वो वाली लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि 3 लैंग्वेज हो गए यहाँ पर, सिंहलिया, एक श्रीलंकाई तमिल और इंडियन तमिल। तो 13% जो है, यानी कि 18% जो प्रतिशत तमिल बोल रहे हैं, इसके अंदर 13% वो तो श्रीलंका के लोग हैं जो तमिल बोलते हैं, यानी कि श्रीलंकाई तमिल, और बाकी जो बच्चे वो हिंदुस्तानी तमिल बोलते हैं, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है, यानी कि वो व्यक्ति हैं जो कॉलोनिज्म टाइम पीरियड के अंदर एक देश से दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, ठीक है। मतलब जो हिंदुस्तानी तमिल लोग बोलते हैं ना, उनके पूर्वज तो भारत में ही रहते हैं, लेकिन उनकी संतानें जो हैं, अगली पीढ़ी जो है वो श्रीलंका में ही रहती है, ठीक है। तो उनकी संख्या जो है 5% है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्व प्रांतों में आबाद है। जो तमिल बोलते हैं वो कहाँ कहाँ पर है, देखिए उत्तर एरिया में और पूर्वी प्रांत में, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के अंदर जो है सबसे ज़्यादा तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं श्रीलंका के अंदर। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं। जो सिंगली बोलते हैं ना, जिनकी 74% जिनका मेजोरिटी है, इनमें से ज़्यादातर जो है वो बौद्ध हैं, बुद्धिज़्म है, जबकि तमिल भाषी के कुछ लोग जो हैं वो हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं, यानी कि यहाँ पर बुद्धिज़्म रहते हैं जिनकी मेजोरिटी है, और ये सिंगलिया लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। फिर हिंदू हैं जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, मुस्लिम है जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक है, यानी कि माइनॉरिटीज हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा भी 7% है, यानी कि क्रिश्चियन भी है 7%, ठीक है। और वे सिंगली और तमिल दोनों ही भाषा बोलते हैं, यानी कि जो यहाँ के क्रिश्चियन है ना, वो सिंगली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लैंग्वेज को लेकर के और धर्म को लेकर के कितना ज़्यादा वो जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। मतलब बौद्ध धर्म वाले जो हैं वो सिंगलिया लैंग्वेज बोलते हैं, और सिंगलिया लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है 74%, ठीक है। और बौद्ध धर्म की भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। धर्म के मामले में किसकी मेजोरिटी होगी, बौद्ध धर्म की। फिर हिंदू आते हैं जो तमिल बोलते हैं, फिर मुस्लिम है जो तमिल बोलते हैं, ठीक है। फिर क्रिश्चियन भी है जो क्या बोल रहे हैं, क्रिश्चियन जो है वहाँ पे जो 7% है, ये तमिल भी बोल लेते हैं और सिंगलिया लैंग्वेज भी बोल लेते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप रिलीजन देखेंगे तो बुद्धिज्म, हिंदुज्म, ठीक है, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी, यानी कि 4 धर्म के लोग रहते हैं। और लैंग्वेज देखेंगे तो भैया 2 तरह के तमिल हो गए, एक सिंगलिया लैंग्वेज होगी, 3 तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी स्थिति जो है वो तनाव का रहेगा कि भाई मेजोरिटी किसकी है, पावरफुल कौन है, भाई चलेगी किसकी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, इसका ये मतलब है कि भाई सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर उस देश में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं जो है वो थोप तो सकते थे, क्योंकि आप देख रहे हैं बेल्जियम के अंदर क्या था, डच बोलने वालों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी 59%, और फ्रेंच बोलने वालों की 40% थी, और जबकि जर्मन बोलने वाले तो केवल 1% ही लोग थे। तो ये चाहते अपने मेजोरिटी का भाई हक जमा करके इनके ऊपर अपनी चीज़ों को थोप सकते थे, अपनी इच्छाओं को थोप सकते थे। लेकिन इन्होंने ना भाई पावर शेयर कर लिया, कि इन्होंने बेसिकली इनके अंदर ये हुआ था बेल्जियम में कि कंट्री के अंदर, ठीक है, कंट्री के अंदर इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पर जितने फ्रेंच के लोग बैठेंगे उतने ही डच के, इक्वल शेयर वहाँ पर कर दिया गया था। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट जब बनाई गई तो वहाँ पर भी जो कैपिटल में बनी थी वहाँ पर भी जितने फ्रेंच थे उतने डच कर दिए गए, क्योंकि आपको पता है स्टेट के अंदर, यानी कि बेसिकली कैपिटल के अंदर
फ्रेंच की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी और सेंट्रल के अंदर डच की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो इन्होंने यहाँ पर इक्वल कर दिया, तो इनको यहाँ पर इक्वल करना पड़ा। और एक और गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो जर्मन के लिए अलग थी, फ्रेंच के लिए अलग थी और डच के लिए अलग थी। ठीक है, ये लोगों का काम होता है एजुकेशन वगैरह के लिए, जो है एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया, इनके लिए स्कूल्स वगैरह बनाना। तो 3 तरह की गवर्नमेंट इन्होंने बना ली और आपस में पावर को शेयर कर लिया और यहाँ पर शांति आ गई। श्रीलंका के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, है ना। श्रीलंका वालों ने क्या करा, थोपने की कोशिश करी थी। सिंगलिया जो लोग थे उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को थोपना शुरू कर दिया, जिस कारण वहाँ पर सिविल वॉर क्रिएट हो गया था। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इससे इनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। अगर ये अपनी चीज़ों को थोपते ना डच वाले, तो भाई और लड़ाई बढ़ जाती। एक तो वैसे ही क्योंकि भाई कैपिटल में मेजोरिटी तो फ्रेंच की थी और वो पावरफुल भी थे, रिच भी थे। मतलब तुम एक तो गरीब भी हो, मतलब उतना पैसा भी नहीं आपके पास, और कैपिटल में आपकी जनसंख्या भी कम है, और फिर आप भाई चीज़ों को थोप रहे हो। थोपना तो वैसे भी कहीं से कोई चीज़ सही होती नहीं है। संभव था कि इससे देश भी बट जाता कि भाई फ्रेंच वाले अलग मांगते, डच वाले अलग मांगते भाई। ठीक है, और ब्रुसेल पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते, क्योंकि ब्रुसेल तो भाई क्या थी, कैपिटल थी, और ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता। फिर हो सकता था कि भाई आपस में लड़ाई हो जाती, बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती, सिविल वॉर। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में हुआ क्या था। तो देखो, दोनों देशों की आपको कंडीशन दे दी गई है यहाँ पर, और बता दिया गया सब कुछ कि भाई लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग थे, किस धर्म के लोग थे, सब कुछ आपको बता दिया। अब एनालाइज किया जाएगा कि दोनों देशों में बेसिकली हुआ क्या। देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, ये श्रीलंका का मैप है नीचे, श्रीलंका में। तो श्रीलंका को एनालाइज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सन 1948 में श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना था। कब आज़ाद हो गया था भाई, ये 1948 में। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर, कितने प्रतिशत थे भाई ये लोग, 74%, अपने बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। मतलब ये भाई पूरी तरह से डोमिनेट करना चाहते थे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए थे। बेसिकली क्या हुआ ना भाई, 74% तो सिंगली बोलने वाले लोग थे, और इन्होंने क्या करा कि भाई हमारे पास तो क्या है भाई, सबसे ज़्यादा संख्या है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, बहुसंख्य परस्ती के तहत कुछ नियम, कुछ कदम उठाना शुरू करेंगे कि भैया हमारी चीज़ें चलेंगी। तो देखिए इन्होंने क्या कानून बनाया। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगलिया को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। 1948 में एक देश आज़ाद होता है जिसका नाम है श्रीलंका, जिसमें सिंगली बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, और ये देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश बोलता है। लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है कि वहाँ पर प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, सबके लिए इक्वल रिक्वेस्ट, इक्वल राइट्स, इक्वलिटी होनी चाहिए। बट इन्होंने क्या करा, 1956 में नियम बनाया, एक कानून बना दिया भाई सीधा, और उस कानून के तहत इन्होंने क्या करा, तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया और सिंगला को जो है, ठीक है, सिंगली को इन्होंने राजभाषा जो है देश की घोषित कर दी। विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटी और सरकारी नौकरियों में जो सिंगलीय थे ना, उनको प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। मतलब अगर आप सिंगली लैंग्वेज बोलने वाले हैं, ठीक है, तो आपको जो है भाई क्या मिलेगा, कैटेगरी बना दी इन्होंने कि भैया आपको छूट वूट दिए जाएंगे, और जो तमिल बोलने वाले हैं उनको भाई नहीं मिलेगा। तो एक तरह से क्या ये डेमोक्रेटिक है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा बहुभाषी देश है हमारा, तो सबसे ज़्यादा भाषा हमारे देश में बोली जाती है। सोचो कि हमारे देश में अगर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा, तो बाकी जो इतनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेज हमारे ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं, तो बाकी जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके साथ तो हम नाइंसाफ़ी कर देंगे ना, है कि नहीं? तो ये काम क्या श्रीलंका में हो नहीं रहा? देखिए बिल्कुल हो रहा है। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, सिंगली जितने थे ना, जो सिंगली बोलते थे, वो किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के थे। तो भैया वहाँ पे जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, जो क्रिश्चियन थे, उनका क्या है भाई? इनकी चीज़ों को कौन संरक्षित करेगा? ये भी तो देखना चाहिए। तो एक तरह से तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई पार्शलिटी जो है यहाँ पर की जा रही है। आगे देखिए, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने जो ये एक के बाद एक इन्होंने फैसले सुनाए, श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया था। जो भाई श्रीलंका के अंदर जो लोग तमिल बोल रहे थे, बेसिकली जो श्रीलंका के मूल निवासी थे, और वो जो तमिल बोल रहे थे,
ठीक है, श्रीलंका के मूल निवासी जो तमिल बोला करते थे, भाई वो लोग नाराज हो गए कि भाई हम भी श्रीलंका के हैं, पर हमारी चीज़ों को तो भाई बिल्कुल भी एकदम दरकिनार करके छोड़ दिया आपने। सिंगली भी श्रीलंका के हैं, बट भाई उनको तो दबा के सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर के असंवेदनशील हैं। ठीक है, बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, इमोशन लेस हो चुकी हैं। जो बौद्ध धर्म मानने वाले सिंगलिया बोलने वाले जो लोग थे, सिंगली लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या बोला, मतलब उनका ये मानना था श्रीलंकाई तमिल वालों का कि जो सिंगली है ना, जो सिंगली लैंग्वेज बोलते हैं, बौद्ध धर्म के जो प्रत्याशी हैं, ठीक है, इनके नेतृत्व में जितनी भी राजनीतिक पार्टी बनेगी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी और जो रूल करेगी कंट्री के ऊपर, ये लोग जो है ना हमारी लैंग्वेज, जो श्रीलंकाई तमिल लैंग्वेज है और जो हमारे कल्चर हैं, उनको लेकर के बिल्कुल ही इमोशन लेस हो चुके हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। क्योंकि भाई आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला, सरकारी नौकरी में, विश्वविद्यालयों के अंदर जो सिंगलिया थे उनको प्राथमिकता देनी शुरू कर दी थी। तो भाई जो श्रीलंका के तमिल थे उनके लिए तो भाई ये सारे अधिकार चले गए ना, वंचित कर दिया इन्होंने। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था और उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंगली समुदाय के बीच संबंध जो है वो बिगड़ते ही चले गए। ये आज तक सुधरे भी नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि भाई यहाँ पे पार्शलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैप में क्या बोला, जो पीले कलर का हिस्सा ये वाला, ठीक है, ये सिंगली बोलने वाले लोग हैं। श्रीलंकाई तमिल बोलने वाले जो ये रेड वाले हिस्से में हैं, जो चॉकलेटी में है, वो भारतवंशी तमिल, ये वाले भारत के लोग हैं जो तमिल बोला करते हैं, यानी भारतीय तमिल। और जो बाकी ये शेडेड वाले एरिया में कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, ठीक है, ये जो एरिया हैं यहाँ पर मुस्लिम लोग रहा करते थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं साफ साफ की मेजोरिटी जो है वो सिंगली लैंग्वेज बोलने वालों की है और इन्होंने जो है ज़बरदस्ती जो है इन्होंने करना काम शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। बहुसंख्यावाद क्या होता है? यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यानी संख्या में अधिक है बाकियों के मुकाबले, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। मतलब अगर आपकी जनसंख्या बाकी समुदाय से ज़्यादा है तो आप अपनी मर्जी से देश में शासन कर सकते हैं और उसके लिए आप जो है उनकी जो अल्पसंख्यक है उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों को छोड़ भी सकते हैं, उनकी अवहेलना भी कर सकते हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लीजिएगा, मेजोरिटिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। श्रीलंका मूल निवासी के जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर के संघर्ष करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार जो है नकारा गया था सरकार के द्वारा। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार जो है बनाने की मांग को लेकर के अपने अनेक राजनीतिक संगठन बनाए गए थे। 1980 के दशक के अंदर, दशक बोले तो 1980 से लेकर के, ठीक है, 1989 तक का ये टाइम पीरियड जो 10 साल होते हैं इसको, ठीक है, इस तक में उत्तर पूर्व श्रीलंका के अंदर स्वतंत्र तमिल इलम एक सरकार बनाने की मांग की गई जिसका नाम था स्वतंत्र तमिल इलम। इसको लेकर के भाई अनेकों जो है राजनीतिक संगठन जो है बनाए गए थे। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया था। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया भाई, सिविल वॉर क्रिएट हो गया। ठीक है, श्रीलंका के अंदर क्या हो गया, सिविल वॉर क्रिएट हो गया, क्योंकि 1948 में देश आज़ाद होता है। 1956 के अंदर भाई जो है मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सारे काम होने शुरू हो जाते हैं जो सिंगली बोलने वाले लैंग्वेज करते हैं, सिंगली लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो करते हैं। और 1980 में आकर के इन्होंने जब संगठन बनाना शुरू करा, राजनीतिक संगठन बनाए, जहाँ पर इनकी मांग केवल ये थी कि जो हम तमिल बोलते हैं हमारे को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो सिंगलियों को मिला हुआ है। लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं माना। इसमें क्या हो गया, गृह युद्ध यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब देश के अंदर गृह युद्ध हो गया, परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग जो है मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। ठीक है, इतना सारा नुकसान जो है इस देश के अंदर हो गया। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ। देखिए,
बेसिकली हुआ क्या है ना कि बेल्जियम के अंदर सिविल वॉर हुआ नहीं, उन्होंने तो पावर शेयर कर लिया था। श्रीलंका में पावर शेयर किया ही नहीं गया, किसी भी मतलब कहते हैं ना कि किसी भी हद में आकर के पावर शेयर नहीं किया गया, जिस कारण यहाँ पर सिविल वॉर क्रिएट हो गया। और सिविल वॉर क्रिएट होने की वजह से देखिए हज़ारों लोग जो है मर चुके थे, हज़ारों लोग जो हैं अपना देश को छोड़ करके भाग के दूसरे देशों में जा करके शरणार्थी बन गए। और इससे भी तो सबसे बुरी जो स्थिति थी वो ये हुई कि लाखों लोगों की जो है रोजी रोटी पूरी तरह से चौपट हो गई थी। इतना बड़ा जो है नुकसान इस देश को देखना पड़ा था। और अभी तो स्थिति और बेकार है श्रीलंका की, सोने की लंका हुआ करती थी और अब तो मतलब बिकने को आ गई है। ठीक है, तो ये पूरा हिसाब किताब था श्रीलंका का। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में, अगर आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा जिसका नाम है डेवलपमेंट, विकास की बात होती है। भैया देखो, देश में विकास तब होगा जब वहाँ पर गृह युद्ध ना, सबसे पहले तो गृह युद्ध नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विकास के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट किसी एक चीज़ से नहीं होता, प्रत्येक चीज़ से होता है। ठीक है, कोई भी कंट्री इसलिए डेवलप नहीं हो जाती है कि भाई उसमें मेजोरिटी है और वो अमीर है, ऐसा डेवलप नहीं होता है। डेवलपमेंट के लिए हर एक चीज़ जो है मायने रखी जो है बिल्कुल मतलब वैल्यू करती है। तो देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं ना कि अर्थशास्त्र की किताब भी यहाँ पर इंक्लूड हो गई है। इसका मतलब ये इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट हैं, इनको आप याद नहीं कर सकते, इनको आप समझ सकते हो, समझ लोगे सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस बुक के अंदर छोटा सा यहाँ पे बताया कि क्या हुआ था कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था ये? 1980 से शुरू हुआ, चला 2009 तक। इतना लंबा टाइम पीरियड चला देश के अंदर गृह युद्ध को लेकर के, जो पूरी तरह से श्रीलंका की स्थिति को चौपट कर गया। ठीक है, अब देखिए ये तो था पूरा का पूरा श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में मेजोरिटी किस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की थी, धर्म किस धर्म को मानने वाले लोगों की थी, और उन्होंने श्रीलंका ने पावर शेयर किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो तो बहुसंख्यावाद के ऊपर थे कि भैया हमारी संख्या ज़्यादा है तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे, अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, जिस कारण रिजल्ट ये आया कि देश में गृह युद्ध हो गया। और इतना लंबा टाइम पीरियड जो है गृह युद्ध का चला 1980 से लेकर के 2009 तक। ठीक है, तो एक देश हो गया यहाँ पर श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में आप सबको समझ गए होंगे, एशिया का देश है, आइलैंड कंट्री है, सबसे निकटतम राज्य हमारा तमिलनाडु पड़ता है इससे। अब एक देश था हमारा बेल्जियम, जिसका नाम हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसको अभी हम जानेंगे। ठीक है, देखिए गृह युद्ध होता क्या है? किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे और उसे उसे गृह युद्ध कहते हैं। देश के अंदर ही भाई लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, उसको गृह युद्ध बोलते हैं। समझ गए? अब बेल्जियम जो है यूरोप का देश था। अब देखो बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। श्रीलंका के अंदर तो भाई मेजोरिटिज्म को लेकर के चीज़ें थी कि भैया हम बहुसंख्यवाद हैं तो हम अपनी सारी चीज़ों को चलाएंगे। ठीक है, लेकिन बेल्जियम के साथ एक इशू था कि इसके सेंटर के अंदर तो डच बोलने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन कैपिटल के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी। अब डच संख्या में तो ज़्यादा थे, लेकिन फ्रेंच वाले पैसे में और पावर में ज़्यादा थे, है कि नहीं? तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा परेशानी जो है वो थी। अगर ये डच वाले क्या कहते हैं बहुसंख्यवाद यानी मेजोरिटिज्म की अगर बात करते तो कहीं ना कहीं जो है देश पक्का बढ़ जाता ये वाला, क्योंकि भैया पैसा वैसा भी सब कुछ देखा जाता है ना, डेवलपमेंट का मतलब तो सब कुछ देखना होगा यहाँ पर, है कि नहीं? देखो इन्होंने क्या करा, उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया कि भाई इन्होंने ये माना कि हाँ भाई जो क्षेत्रीय जो रीजनल डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट होता है कि भाई फ्रेंच बोलने वाले अलग प्रकार के होंगे, डच बोलने वाले अलग प्रकार के होंगे, जर्मन बोलने वाले अलग प्रकार के होंगे, इनके बीच में संस्कृतियों में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, जो काम श्रीलंका ने नहीं किया था। ठीक है, 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन सा एहसास ना हो, और वो सब जो है साथ मिलकर रहे। देखो भैया एक बात बताओ, एक देश के अंदर 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों के अंदर से 50 को तो भैया ऐसा लगे कि हाँ देश उनका है। अब 20 ऐसे रहे उसके अंदर जिनको लगे कि यार ये किसका देश है, मतलब मेरा ही है कि क्या है, और 30 वो हो जिनको लगे कि भैया ये देश तो हमारा है ही नहीं, हमने भी सारे काम करे इस देश के लिए, लेकिन भाई हमारे को तो पूरा ही दरकिनार करके रख दिया, केवल इसलिए कि हमारी जनसंख्या कम है, या इसलिए कि हमारे कल्चर सही नहीं है, कि इसलिए कि हमारी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आती। किसी भी एक इशू के कारण अगर आपको बेगानापन सा लग रहा है तो आप वो उस देश के डेवलपमेंट में अपना रोल क्यों अदा करेंगे? मैं डेफिनेटली नहीं करेंगे ना। सबसे पहला तो अपनापन होना चाहिए, तभी तो अब मिलजुल करके रहेंगे। हमारा देश भारत जो है डाइवर्सिटी
भाई अनेकताओं का देश है, चाहे आप ड्रेस को लेकर के देख लीजिए, खाने को लेकर के देख लीजिए, भाषा को लेकर के देख लीजिए, धर्म को लेकर के देख लीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनिटी है। पता है क्यों? केवल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो पावर शेयर की गई है ना, वो भाई बड़ी मज़ेदार की गई है, समझे? इसलिए ये जो देश है ना, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है ना। और अगर लोग कहते हैं यूनिवर्स, तो भैया यूनिवर्स का सबसे बेहतरीन देश है, ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये देश। अब फिर भी इस देश के अंदर कुछ लोग इस प्रकार आ जाते हैं, चलो खैर वो तो अलग बात है। तो सबसे पहले इन्होंने ये देखा था, वो श्रीलंका के अंदर क्या था ना, वहाँ के आदमियों को ना बेगानापन सा फील क्रिएट हुआ था, जो श्रीलंकाई मूल निवासी के तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, कि भाई ये देश हमारा भी है यार, हम भी श्रीलंका में रहते हैं, लेकिन यार ये लोग तो मतलब हमारे साथ बिल्कुल ही भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग मिलजुल करके नहीं रहेंगे, और आपस में टेंशन क्रिएट हुई और सिविल वॉर क्रिएट हो गया। इन्होंने इस चीज़ को माना कि भैया नहीं नहीं, सबकी लैंग्वेज है, अपनी अपनी लैंग्वेज है भाई, वैल्यू दो सबको। तो सबसे पहले तो उनके बीच में ना बेगानापन क्रिएट ना होना चाहिए। आप भी परिवार में रहते हैं, आपके परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, जितने भी आप लोग रहते हैं, अगर उन चारों के बीच में अगर आप चाहते हैं ना कि एक परिवार मिलजुल करके रहे, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उनके बीच में आपस में बेगानापन क्रिएट नहीं होना चाहिए। किसी भी एक सदस्य को ये नहीं लगना चाहिए कि वो उस परिवार का सदस्य है कि नहीं है। अगर वो कन्फ्यूजन की स्थिति में चला गया ना, तो फिर तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है पॉजिटिविटी से, ये ध्यान रखना इस बात का। तो इसी प्रकार से देश है भाई, कि देश के अंदर भी लगना नहीं चाहिए लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने देखो क्या करा, उन्होंने 4 बार तो संशोधन कर लिया था, केवल इसलिए देखो एक ही बात को लेकर के, भैया किसी भी व्यक्ति के साथ ना बेगानेपन वाला एहसास काम जो है ना करें। तो उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है, और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम का मॉडल, ठीक है, विशेष जानकारियों के लिए बॉक्स के अंदर इन्होंने बोला कि भैया देखना ये बनाया इन्होंने। तो बेल्जियम का मॉडल जो है, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं, देखिए इन्होंने क्या करा, उसको देखते हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट तो ये रहा, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या किया जाएगा, जितने डच बोलने वाले लोग होंगे ना, उतने ही फ्रेंच बोलने वाले लोगों को रखा जाएगा। जबकि सेंट्रल के अंदर यानी पूरे देश में डच की जनसंख्या ज़्यादा थी और फ्रेंच की कम थी। बट इन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, दोनों में क्या कर दे, मंत्रियों को समान कर दो भाई, सेम वैल्यू कर दो। यानी कि अगर 5 डच करेंगे तो 5 फ्रेंच करेंगे, 6 डच करेंगे तो 6 फ्रेंच करेंगे, इक्वल कर दो। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो, और इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। अब भैया इक्वल कर दिया, और साथ में ये बोला कि भैया आपको कुछ लॉ बनाना है, लॉ बनाना है ना, तो एक काम करो, सुनो मेरी बात, इधर आओ। ऐसे लॉ नहीं बन सकता कि मान लो 6 लोग हैं दोनों में, यानी कि 6 डच बोलने वाले हो गए, 6 फ्रेंच बोलने वाले हो गए। कोई लॉ बन रहा है जो डच के फेवर में जा रहा है, और 6 के 6 ने यहाँ पर वोट दे दिया। अरे भैया हमारा वोट है यहाँ पर, फ्रेंच वालों ने नहीं दिया, फ्रेंच वालों ने वोट नहीं दिया। तो इन्होंने बोला कि भाई हम तो कानून बना देंगे, भाई 12 में से 6 का मत मिल गया हमारे को, एक और कोई आ जाए तो भैया मतलब कहते हैं ना मेजोरिटी आ ही जाएगी। करे नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं, दोनों की मंजूरी होनी चाहिए, दोनों की मंजूरी चाहिए किसी भी नियम को बनाने के लिए। इससे देखो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो वैल्यू डच वालों को मिलेगी वही वैल्यू फ्रेंच वालों को मिलेगी, और जो फ्रेंच को मिलेगी वही डच को मिलेगी। पहला काम तो इन्होंने ये कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में दोनों ही मंत्रियों की संख्या समान कर दी, और ये बोला गया कि कोई भी अगर कानून बनाया जाएगा, ठीक है, तो दोनों ही सांसदों, जो दोनों ही समूह के सांसद होंगे ना, उनका बहुमत आना चाहिए, तभी जाकर के कोई भी कानून बनेगा। दूसरा देखो क्या करा गया, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द की गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये यहाँ पर बोला गया। देखिए सेंटर के अंदर में डच इज इक्वल टू फ्रेंच हुआ ना, तो सेंट्रल के अंदर क्या कहते हैं, स्टेट के अंदर भी क्या करा गया, डच इज इक्वल टू फ्रेंच। और ये बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार जो है, ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। क्योंकि डच वालों ने इक्वालिटी जो है सेंटर में मानी, इसलिए फ्रेंच वालों ने इक्वालिटी स्टेट में मान ली, क्योंकि कैपिटल के अंदर बेसिकली फ्रेंच की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, 80% थे वो, ठीक है, यानी फ्रेंच बोलने वाले लोग। तो इन्होंने यहाँ पर इक्वल कर लिया, और ये बोला गया कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। तीसरा देखिए, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इससे दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है, वहाँ पर अलग प्रकार की सरकार है, और यहाँ पर जो है डच इज इक्वल टू फ्रेंच यहाँ पर भी है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषा के लोगों ने केंद्र सरकार में भी बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था।
3 जो है यहाँ पर चेंजेस किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और ब्रुसेल्स यानी कैपिटल के अंडर में, और यहाँ पर क्षेत्रीय सरकार रीजनल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट की बात हो रही है। रीजनल गवर्नमेंट वो होता है जो अपने रीजनल अपने कल्चर के लिए काम करती है। तो देखो यहाँ पर ना तीनों काम कर रही थी, यानी कि जर्मनी की भी अपनी सरकार थी, ठीक है, फ्रेंच की भी अपनी सरकार थी और डच की भी अपनी ही सरकार थी। अब इन लोगों का बेसिकली क्या काम था, जो क्षेत्रीय सरकारें होती है ना, इनका काम होता है अपने रिलीजन को लेकर के, लैंग्वेजेस को लेकर के स्कूल्स वगैरह बनवाना या उनको आगे प्रमोट करना, ठीक है, आगे बढ़ाना, यही काम होता है। तो ये जो चीज़ है ना, जब जर्मनी अपने उसके लिए काम करेगी कि भैया यहाँ हमारे जो आने वाले वंशज है वो जर्मनी ही बोलेंगे, उनके लिए स्कूल होना चाहिए, उनके कल्चर्स होने चाहिए, यानी जर्मन के कल्चर्स होने चाहिए, इसके ऊपर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो है कोई भी कहते हैं ना कि प्रभुत्व जो है वो स्थापित नहीं कर सकती, यानी ये फ्री थे। तो 3 तरह की गवर्नमेंट यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रहा है हमारे को, सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल के अंदर यानी स्टेट गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं, और रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच इज इक्वल टू डच, कैपिटल गवर्नमेंट जो कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर थी वहाँ भी फ्रेंच इज इक्वल टू डच, और रीजनल गवर्नमेंट के अंदर तो सबका अपना अलग अलग था, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हो, चाहे वो डच बोलने वाले हो, इन सभी का। जबकि जर्मनी बोलने वाले तो केवल 1%। तो देखिए इनको भी अपने कल्चर्स को लेकर के कानून बनाने के लिए समान वैल्यू दी गई है, इक्वालिटी दी गई, जिस कारण इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की सिविल वॉर या गृह युद्ध जो है वो नहीं हुआ या देखने को नहीं मिला। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इन्होंने संविधान को इस प्रकार बनाया कि फर्दर कभी भी इन फ्यूचर लड़ाई इसमें हो ही नहीं सकती है, और ना ही हुई। तो केंद्र सरकार बना दिया, राज्य सरकार बना दिया, तीसरे स्तर की सरकार जो कि मैंने अभी बताया, इसको सामुदायिक सरकार भी कह सकते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोल लीजिए, रीजनल गवर्नमेंट बोल लीजिए, एक ही बात है। जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे जहां भी वे रहें, ठीक है, इस समुदाय सरकार को चुनते थे, मतलब अपने ही उसके अंदर, जर्मनी वाले जर्मनी में, फ्रेंच वाले फ्रेंच में और डच बोलने वाले डच में। इनका क्या काम था, अपनी संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का इनका पूरा अधिकार था, और इस पर कोई और जो है दूसरी कम्युनिटी जो है उस पर कोई भी जोर नहीं बना सकती। तो ये बेल्जियम का मॉडल था। तो बेल्जियम की मॉडल के 4 पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि भाई बेल्जियम का मॉडल क्या था, ये बता दीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर अब आपने जो है लगभग 2 देशों को आपने देख लिया यहाँ पर बहुत अच्छे से, श्रीलंका और बेल्जियम दोनों को देख लिया, और दोनों में आप अच्छे से डिफरेंस भी कर सकते हैं आपकी, भाई श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे लड़ाई हो गई, बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। तो आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है भाई, कॉम्प्लेक्स आपको दिख सकता है कि भाई ये किस प्रकार का बना है, लेकिन भाई मज़ेदार है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए या के लिए भी जो भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़े हो जाते, क्योंकि भैया यहाँ पर ये पक्का देश 2 हिस्सों में बढ़ जाता। उसका रीज़न ये था कि भाई कैपिटल के अंदर ना फ्रेंच बोलने वालों की जनसंख्या ज़्यादा थी, जबकि कंट्री में डच बोलने वालों की जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन फ्रेंच वाले अमीर थे, ठीक है, पावरफुल थे। तो पक्का अगर गृह युद्ध यहाँ पर होता तो डेफिनेटली जो है ये देश जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो बेल्जियम का मॉडल बहुत ही सफल रहा, कॉम्प्लेक्स है बट ये सफल है, और आज तक इसमें लड़ाई दोबारा नहीं हुई है। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय यूनियन का फैसला किया कि भाई इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर बनाया जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाएगा, तो इसके लिए ब्रुसेल्स को चुना गया। अब देखिए यूरोपियन यूनियंस जो है, जहाँ पे यूरोप के सभी देश का अपना एक यूनियन है, संगठन है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। तो अब आपने जो है बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के बारे में पढ़ लिया है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों में ही अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस हुआ या क्या ऐसा काम हुआ कि वहाँ पर एक देश में गृह युद्ध हो जाता है, एक में गृह युद्ध नहीं होता है, जो और क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो चेंज किए गए बेल्जियम के अंदर, जिसको बेल्जियम का मॉडल भी बोला गया। कॉम्प्लेक्स है बट ये बड़ा ही मज़ेदार है और ये सक्सेस भी रहा है। तो उन चारों पॉइंट्स को कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को चेंज किया गया था, ये चारों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और 1 नंबर का सवाल तो आपका ये रहा कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स के अंदर, और ब्रुसेल्स कैपिटल किसकी हुई, बेल्जियम की, ठीक है। तो दोनों देशों के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। पावर शेयरिंग के बारे में अब आपको समझ करके बताना है कि पावर शेयर का फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, क्या पावर शेयर करने से देश में मतलब डिवाइड हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि
एक देश था जिसने पावर शेयर नहीं किया, भैया लड़ाई वड़ाई सब हो गई वहाँ पर। एक देश था जिसने पावर शेयर किया, एक ने सेंटर में किया तो एक ने स्टेट में कर दिया, है कि नहीं। तो वहाँ पर कितना बढ़िया, ये देखो यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स कितना बेहतरीन लग रहा है, यूरोपीय संसद है यहाँ का, कितना बेहतरीन लग रहा है कि नहीं है। श्रीलंका में है ही नहीं ऐसा कुछ भी। भाई आपस में लड़ाई हो रही है, जब मन मुटाव रहेगा तो कभी भी डेमोक्रेटिक कह रहा हूँ, कभी भी आपस में मन मुटाव कभी भी विकास को लेकर के नहीं आएगा, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, चाहे वो देश हो, अगर आपस में मन मुटाव है ना, बेगानापन सा लग रहा है, तो वो चीज़ कभी भी सफल नहीं हो सकती, ये लिखित है, ठीक है। इसके आपने उदाहरण देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या बोला गया, हमसे एक सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। श्रीलंका ने भाई थोपने की कोशिश करी, जबकि बेल्जियम के लोगों ने इन बातों को समझा, ठीक है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, ठीक है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हो गए थे, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हों या डच बोलने वाले हों। श्रीलंका में ठीक क्या हुआ, उल्टा हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ भाई, ठीक उल्टा रास्ता अपना लिया इन्होंने। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की जो एकता है वो संकट में पड़ सकती है। और भैया जिस देश के अंदर एकता नहीं है ना, जहाँ पर अलगाव बेगानापन क्रिएट है ना, वहाँ पर तो भारी आक्रमण कभी भी हो सकता है और वो कब्जे में जा सकता है। यहाँ से एक चीज़ ना आपको अपनी ज़िंदगी में भी सीखने को मिलेगा, वो ये है, आप भी किसी न किसी फैमिली परिवार में रहते हैं, और फैमिली जो है अपने आप में क्या होती है, एक तरह का देश। अगर आप इसको मानेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर भाई 4 लोग हैं इस फैमिली के अंदर। ये 4 लोग जो हैं इसके अंदर, 4 लोग का मतलब हो गया 4 तरह की मेंटेलिटी, 4 तरह की थिंकिंग, किसी एक बात को 4 प्रकार से सोचना। अगर इसमें कोई व्यक्ति ये सोचेगा ना कि भैया मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरे पास तजुर्बा ज़्यादा है, मेरे पास ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, फलाना ज़्यादा है, मैं कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब किसी भी तरह से इस तरह का भाव अगर उसके अंदर क्रिएट होता है, तो वो अपने से नीचे वालों को कभी भी वैल्यू नहीं देगा। और ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट रहेगा, हमेशा टेंशन का माहौल बना रहेगा, ओपिनियंस खत्म हो जाएंगे, थिंकिंग खत्म हो जाएगी। और जब एक तरह का अंदर ही अंदर क्या है, सिविल वॉर है, चारों में लड़ाई चलेगी, भैया कौन बेटर है, कौन ये है, कौन वो है, फलाना है, ढिमकाना। फिर बाहर से तो कोई भी आकर के आपके परिवार में किसी को भी भड़का के अलग कर सकता है, ठीक है। अगर आप समझते होंगे तो भैया जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हम क्यों हो जाते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत भी, ठीक है। इसी तरह से देश बढ़ जाते हैं, अगर परिवार बढ़ सकता है तो देश क्यों नहीं बढ़ सकता, देश भी तो परिवारों का ही हिस्सा है, और क्या है, ठीक है। तो एकता होनी बहुत ज़रूरी है, यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यूनिटी के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है जो बेल्जियम ने अपनाया, कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करें। इसी प्रकार से चाहे आप किसी परिवार के व्यक्ति हों, किसी समुदाय के व्यक्ति हों, ठीक है, आप प्रत्येक व्यक्ति की थिंकिंग का, सोच का, उनकी भावनाओं का आदर करो तो ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो भैया फिर तो मौज लीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था और इसका यहाँ पर आपको आंसर भी देखने को मिल गया। इसी प्रकार से आपको समझ करके अपने आंसर्स को लिखना है, रटने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि फिर रटेंगे तो मज़ा नहीं आएगा उतना। समझ जाएंगे ना तो फिर आपको ऐसा थोड़ी है कि 10वीं के बाद आपको पढ़ना ही नहीं है, आगे भी तो पढ़ेंगे ही। समझ जाएंगे तो फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ कार्टून बनाए गए, देखिए पावर शेयरिंग का दिखा गया ना, एक गाड़ी है, 2 स्टीयरिंग है, दोनों के हाथ में दे दिया, जर्मन गवर्नमेंट इसको बोल दिया गया, ठीक है। चलो अगला जो पॉइंट है वो है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। भाई पावर शेयरिंग आखिरकार जरूरी है क्यों करें हम पावर शेयर, यही तो श्रीलंका ने सोचा था, हैं? श्रीलंका ने यही सोचा ना कि भैया हम पावर शेयर क्यों करें, हमारे पास हमारी जो जनसंख्या है, सिंगली बोलने वालों की जो जनसंख्या थी वो 74% थी, बौद्ध धर्म को मानने वालों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। भैया हम करेंगे अपने हिसाब से जो करेंगे, हम पावर शेयर करें क्यों। भैया मत करो, फिर लड़ाई झेलो आराम से बैठ करके। आज के टाइम में भी, आज 2022 में भी देख लो ना, तो बेल्जियम कहाँ है और श्रीलंका कहाँ है, बर्बाद हो चुका है पूरा, जा करके देख लो, समझे। वे बाहर की लड़ाई तो तुम बाद में लड़ोगे ना, पहले अंदर की नहीं तुमसे सुलझ रही है, अंदर ही तुम कुछ नहीं कर पा रहे, बाहर क्या लड़ोगे, चाइना खा गया तुम्हारे को। जबकि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया भाई साहब बेल्जियम, ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम के अंदर। तो भैया ऐसे थोड़ी हो जाता है।
मॉडल ही तगड़ा था उनका। तो समझ बहुत ज़रूरी चीज़ है, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, ठीक है। आप उम्र में किसी से छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन समझ जो है ना वो उम्र नहीं देखती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम कि पावर शेयरिंग जो है वो आखिर ज़रूरी है क्यों। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं, दो तरह के ओपिनियंस जो है हम रख सकते हैं। पहला तो ये है, पहला तर्क क्या है, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। भैया सत्ता में आप साझेदारी कर लेते हैं, अगर आप पावर शेयर कर लेते हैं तो जो सामाजिक समूह है ना उनके बीच में टकराव कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। भाई दोनों को वैल्यू दोगे तो आप टकराव होगा ही नहीं, तो सिविल वॉर से आप बच जाओगे। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता के लिए जो है ये काफ़ी मतलब घातक सिद्ध हो सकता है। ये जो चीज़ है ना, ये ज़िंदगी में भी आपको सीखने को मिलेगी भैया, कि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, उम्र ज़्यादा, तो इसका ये मतलब नहीं कि अपनी बातों को थोप दो दूसरों के ऊपर कि भैया तेरे को तो ये करना है। स्टार्टिंग में मज़ा बड़ा आएगा 2 साल 4 साल, लेकिन बेटा जिस दिन वो निकल जाएगा ना उस मामले से आगे पलट के देखेगा नहीं। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो भैया यहाँ पर यही बात हुई कि इन्होंने थोपना तो शुरू करा, तो स्टार्टिंग में मज़ा बड़ा आया, अरे वाह वाह हमारा चल रहा है सब कुछ, लेकिन आगे जाके क्या हो गया, सिविल वॉर क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। और जब सिविल वॉर हो जाता है ना तो फिर क्या बहुसंख्यक, क्या वो बर्बाद हो जाता है। फिर वो देश उठा के श्रीलंका को देख लो आप, 1948 में आज़ाद हो चुका है, अभी तक क्या स्थिति है नज़र डाल लो उसके ऊपर, ठीक है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, ठीक है। सत्ता का बंटवारा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, डेमोक्रेटिक ज़रूरी है यार, सबको अपने ओपिनियन देने अच्छे लगते हैं, सबके ओपिनियन की वैल्यू करनी चाहिए ना भाई, है ना। इसके पक्ष में एक और बात जो है वो कही जा सकती है, और वह कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है कि सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग जो है ना इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। कितनी ही बड़ी बात है, आत्मा बोल दी, यानी कि अगर आत्मा ही किसी चीज़ से निकाल दी जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता, फिर चाहे वो शरीर हाथी का हो, किसी का भी हो, मतलब बड़ा हो छोटा हो, किसी का भी हो, कितना भी ताकतवर कोई भी हो, कितना भी विशाल हो कोई, लेकिन उसकी अगर आत्मा को निकाल दी ना तो किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए बोला कि पावर शेयरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो है लोकतंत्र की आत्मा है, द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं जिसके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी दर्रे में रहें। इसलिए वैध सरकार वही है, वही वैलिड गवर्नमेंट है ना, वही वैलिड रूलर है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं या जुड़ते हैं, वो सबसे वैलिड है। मतलब एक बात इस तरह से आप मानिए कि आपके देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों रहते हैं और किसी भी एक की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है और उसी की गवर्नमेंट चल रही है, और वो सारे डिसीजन जो है ना अपने रिलीजन को लेकर के उसके फेवर में दे रही है। तो बाकी लोग जो हैं भाई उनके लिए तो डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। क्या पता हो इलेक्शन में तो उन्होंने भी वोट दिया होगा कि नहीं दिया होगा। या देश इलेक्शन छोड़ो यार, देश के अंदर हिस्से साझेदारी तो उन्होंने भी की होगी ना जो बाकी धर्म के है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई कुछ वो नहीं है, ठीक है, किसी और तरीके से मत समझना है इसको, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको समझना। किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी देश के डेवलपमेंट के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, समान तो भाई समान नहीं है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो भागीदारी रहती है। उसी के तहत क्या करना पड़ता है भाई, पावर शेयर करना पड़ता है। ताकि पावर शेयर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि भैया उनको अपनापन फील होगा। जब अपनापन फील होगा ना, फिर चाहे वो देश हो, परिवार हो, समुदाय हो, भैया जान दे सकता है व्यक्ति उसके लिए। अपनापन ही फील नहीं हो रहा तो क्यों जाएगा कोई किसी के लिए मरने के लिए, समझे कि नहीं। तो यूनिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। एक क्वेश्चन था, उसका आंसर भी आपने यहाँ पर सुन लिया, ठीक है। इन दो तर्कों में से एक को हम उपयुक्त
युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। एक ऐसा तर्क जो युक्ति के ऊपर था, यानी कि भाई अच्छी युक्ति लगाई है, अच्छे आइडिया पे काम कर रहा है। दूसरा नैतिक था, भाई मॉरल के ऊपर था पूरा का पूरा। युक्तिपरक ये या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क जो है सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। नैतिक तर्क क्या था कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, और समझदारी वाला तर्क क्या था कि भैया आप क्या करो आप सबसे पहले क्या कर दो कि भैया बंटवारा जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक जो समूह है उनके बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाएगा। टकराव कम होगा, देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होगा, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत कम होंगे, मनमुटाव बहुत कम होगा। वो व्यक्ति, वो परिवार, वो समुदाय, वो रिलीजन, वो देश हमेशा डेवलप करेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, और देख रहे हैं आप सीख कितनी मिल रही है हमको इससे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कहानी है भाई विक्रम बेताल की, जिसमें खलील की उलझन के बारे में बताया गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको हम स्किप कर देंगे अभी फ़िलहाल। देख रहे हैं भैया मॉडर्न ज़माने का बेताल है, बाइक के ऊपर जा रहा है विक्रम बैठ करके। अब देखिए सत्ता की साझेदारी के रूप, दो देशों का हमने एग्जाम्पल देखा, फिर हमने ये देखा कि भैया ज़रूरी क्यों है। अब ज़रूरी तो हम समझ गए कि भैया ज़रूरी तो है, 2 पॉइंट दिए ज़रूरी के। अब बोला कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग टाइप्स भी तो हो सकते हैं। अब उन टाइप्स को देख लेते हैं कि भैया किन किन रूपों में सत्ता में साझेदारी की जा सकती है। ऐसा थोड़ी कि सारे के सारे पावर शेयर बेल्जियम के अकॉर्डिंग कर दी जाए। भाई किसी देश में धर्म को लेकर के हो सकता है, रंग को लेकर के हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, देखते हैं उनको। तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। ठीक है, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति के अंडर में भाई कंट्रोल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। या फिर भैया पावर शेयर सब में ही कर देंगे तो भैया फैसला ही लेते रह जाओगे। 5 साल की गवर्नमेंट चल रही है भैया, 10 साल में फैसला आ रहा है, इतना गवर्नमेंट बदल गई, फैसला आया, भाई क्या हो गया ये। ऐसा भी नहीं कर सकते, तो इनको ना क्या करना, बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ये लोकतंत्र में तो भैया ये तो है ना, लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, है कि नहीं है, लोगों के द्वारा शासन, यही तो मतलब है, अरस्तु ने यही तो बोला है। ठीक है, तो भाई सारी की सारी राजनीतिक शक्ति जो है किसके पास होनी चाहिए, लोगों के पास होनी चाहिए। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। देखो कितनी बढ़िया बात बोली गई है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर क्या किया जाता है कि समाज के जितने भी समूह के लोग हैं उनको और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, जिस लायक मतलब जिस लेवल का उनका मतलब कहते हैं ना विचार, या उन समूह के, जाति के, किसी के भी लोग कोई भी हो, वो सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, सम्मान दोगे तभी तो भाई अपनापन आएगा। और सार्वजनिक नीतियां तय करने में बाकी सबकी बातें शामिल होती है। अगर सार्वजनिक कुछ ऐसी नीतियां बनानी है जो सब पर लागू होगी, इसमें सबकी बातें शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया किसी एक की तुमने बातें डाल ली तो उनके तो फेवर में चला गया डिसीजन, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए सबकी बातें जो है इसमें शामिल होती हैं, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए या बनाया जाए। बड़ा ही मज़ेदार है। ठीक है कि नहीं है, समझ गए होंगे ना अगर आप अभी तक, तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में, है कि नहीं। देखो आगे क्या बोला गया है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। चलो उनको हम देख लेते हैं, इनके कुछ प्रचलित उदाहरण हैं। मैं सत्ता के साझेदारी के रूप के कुछ उदाहरण हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है हमारे सामने है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि हम इसको आराम से देख सके। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बीच में सत्ता का जो है बंटवारा आप कर दो। भाई शासन के विभिन्न अंग बना दो, जो रूल करेंगे ना, यानी कंट्री पर रूल किस प्रकार से किया जाएगा उसके अलग अलग जो है अंग बना दो, पार्ट्स बना दो। तो देखो हमारे देश के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है ना, और इनके बीच में क्या करो, पावर शेयर कर दो, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी
इनके बीच, इनको बना करके आप इनके बीच में पावर शेयर कर दो। इसे हम सत्ता की क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। भैया कोई भी एक पार्ट, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, कोई भी एक अंग जो है वो पूरे के पूरे पावर को यूज नहीं कर सकता, अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकता, कोई ना कोई उस पर अंकुश जरूर लगाएगा। ठीक है, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, लिमिटेशन भी है, फ्रीडम भी है। ठीक है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर संसद के अधीन कार्य करती है। ये तो आपने भाई देखा ही था, कार्यपालिका काम तो कर रही है सत्ता के अधीन होकर के। ठीक है, लेकिन भैया ये सत्ता को लेकर के कि भाई काम तो करती है, लेकिन ये अधीन किसके होती है? ये अधीन होती है भैया पार्लियामेंट के, है कि नहीं? न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। देख रहे हो, अब इंटरकनेक्टेड कर दिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबको इंटरकनेक्टेड कर दिया, एक दूसरे पर सब कंट्रोल रख रहे हैं, है ना। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड बैलेंस सिस्टम, कितना बेहतरीन, हमारे देश के अंदर यही व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। तो पहला टाइप तो ये हो गया कि आप क्या करो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बना दो और इनके बीच में पावर शेयर कर दो, और इस प्रकार से करो कि ये एक दूसरे पर कंट्रोल भी रखे, एक दूसरे पर क्या करे, कंट्रोल भी रखे, किसी को अनलिमिटेड पावर यूज करने ही ना दे। ठीक है, और इनका इलेक्शन भी देखते हो, मतलब जो भी इलेक्ट होते हैं एक दूसरे से ही होते हैं, ये भी बड़ा मजेदार है। 2005 में देखो, इस कार्टून में कुछ बताने की कोशिश की गई है, अगर आप इसको समझते हैं तो समझिएगा। 2005 में रूस में कुछ कानून बने हैं। इन कानून को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है, ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में आप क्या कार्टून से आप क्या जुटा सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। देख रहे हो भाई, व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में है। मतलब ये दोनों ये सोच रहे हैं, डेमोक्रेसी का ये घोड़ा है, एक घोड़ा है डेमोक्रेसी, ठीक है, उसको घोड़ा बना दिया और देख रहे हो घोड़ा कितना परेशान सा है, यानी डेमोक्रेसी बहुत परेशान है। देख रहे हो डेमोक्रेसी कितना परेशान है, और इसके ऊपर चढ़ करके पुतिन और बुश जो हैं ये रूल कर रहे हैं, अपनी स्टिक उठा रखी है और अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन्होंने ये दिखाया कि भैया डेमोक्रेसी के ऊपर चढ़ करके रूल कौन करेगा, हम ही लोग करते रहेंगे, केवल हमारे हाथ में ही रहे। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो है ये इनसे ये कह रहे हैं कि भैया केवल कहाँ रहना चाहिए, हमारे हाथ में रहना चाहिए, किसी और के हाथ में जाए ना। जबकि वो भी देश कैसा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, उसके बावजूद जो है पूरी की पूरी पावर क्या मतलब जो पूरी की पूरी सत्ता है ना वो पुतिन के हाथ में ही। अभी भी उसका राष्ट्रपति कौन है, पुतिन ही है कि नहीं। चलिए, पहला पॉइंट हमने देख लिया था, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए आप क्या बना दो, सेंट्रल गवर्नमेंट बना दो, और फिर क्षेत्रीय सरकार चाहिए आपको या प्रांतीय सरकार चाहिए तो आप क्या करो, रीजनल गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बनाते चलो। ठीक है, जैसे पंचायती राज है ना हमारे यहाँ, वो इसी तरह से काम करती है। हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज, यही है ना। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है, जो स्टेट को कंट्रोल करते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं होता, सभी सबका अलग अलग है। ठीक है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। हमारे यहाँ भाई गवर्नमेंट के 3 लेवल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत, है ना। ये तो भाई आपको पता ही होगा ना। अब इनके बीच में पावर शेयर है। देश को लेकर के बेसिकली सारे जो नियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और भाई ग्रामीण इलाका जो होता है ना वहाँ पे पंचायती राज चलता है। ठीक है, बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। बेल्जियम में तो भाई देखा था उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, स्टेट गवर्नमेंट बनाया और पंचायत है ना, तो उन्होंने क्या बना लिया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, उन्होंने बना लिया। तो उन्होंने तो 3 स्तर की गवर्नमेंट बना ली और उनके बीच में पावर शेयर को डिवाइड कर दिया, यानी पावर को शेयर कर दिया, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाई हैं। हमारे यहाँ नगर पालिका भी है,
है कि नहीं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है, इसको हम अगले अध्याय में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम बेसिकली पावर शेयर को ही पढ़ रहे हैं कि पावर शेयर क्या है, क्यों किया जाता है, इसका फायदा क्या है, बस केवल ये। कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, केवल ये। उसके आगे तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट जो है पावर शेयर को लेकर के वो ये है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समुदायों के बीच भी हो सकता है। आप सामाजिक समूह के हिसाब से कर दो, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके हिसाब से कर दो, या अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच में कर दो, धर्म के अनुसार कर दो। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा ही उदाहरण है। वहाँ पर क्या करा गया था भैया, फ्रेंच के लिए भी गवर्नमेंट, डच के लिए भी अपनी गवर्नमेंट और जर्मन के लिए भी अपनी गवर्नमेंट, और इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह से जो है प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती है कि नहीं है। यही बोला था ना, कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ को यही कह रहा था, या इस चैप्टर में भी यही कहा गया है कि कहीं से भी ना अलगाव का वो नहीं आना चाहिए कि भैया हम अलग हैं, हम मतलब इसी देश के हिस्से हैं कि नहीं है, ये चीज़ ना नहीं आना चाहिए दिमाग के अंदर किसी भी व्यक्ति के। तो ही फायदा होने वाला है, ठीक है, तो ही डेमोक्रेसी जो है वो सही रहती है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके के सत्ता में उचित साझेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। यानी कि आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है जो जिनकी जनसंख्या कम है, या जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या महिलाएं जो हमारे देश की, उनको किस प्रकार से जो है भागीदारी दी जाती है सत्ता के अंदर, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यही बताया गया इसके अंदर। ठीक है, आप देखिए चौथा जो पॉइंट है वो है सत्ता के बंटवारे के रूप में, है ना। देखिए सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता की दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। कि भैया देखो, लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन। तो चुनाव वगैरह का जो पूरा प्रोसीजर है ना, वो ऐसा नहीं है कि जहाँ चुनाव होते हैं वो सारे देश लोकतांत्रिक है, लेकिन चुनाव का मतलब होना चाहिए कि भाई फ्रीली चुनाव करे वो बंदा। फ्री मतलब पैसे लेके नहीं, फ्रीली मतलब उसका जो मन, जिसको वो इलेक्ट करना चाहे, ये विकल्प उसके सामने होना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होती है। भाई पॉलिटिकल पार्टीज बनती है और लोग जो है उनको इलेक्ट करते हैं, यही होता है ना। आगे देखिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। भाई जैसे हमारे यहाँ पर बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, जेडीयू वगैरह जो भी हैं, ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। कंपटीशन चल रहा है इनका आपस में, और लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं कि भैया किसके कैंडिडेट को वोट देना है। ठीक है, पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टी के हाथ आती जाती रहती है। डेफिनेटली ये बात सही है, कभी कांग्रेस रूल कर रही है, कभी बीजेपी रूल कर रही है। इसका ये मतलब है वहाँ पे उनमें रूल करने वाले लोग, उनकी मेंटालिटी, हर एक चीज़ को लेकर के उनकी सोच, दूरदर्शिता, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग होती रहती है ना। ये तो आपने देख लिया होगा अभी तक में। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां हैं, दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं, जो लोग इनमें कार्य करते हैं। भाई सबका जो है अपना अपना भाग होता है। और अभी बोला ना, प्रत्यक्ष जो है बात हो रही है यहाँ पर कि मान लो किसी पार्टी से कोई उद्योगपति जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो कुछ हमें दिख रहा है कि भैया इस पार्टी में अगर ये पार्टी जीतती है जिसमें किसी उद्योगपति ने, भैया व्यापारी जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग जो ज़्यादा काम करने वाले हैं वो उनके लिए लेकर के काम करने वाले हैं। कहीं किसान जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आइडिया जो है वो लग जाता है लोगों को भी, है कि नहीं। सरकार के विभिन्न सम्मतियों में सीधी भागीदारी
करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। ठीक है, ये जो समूह है जैसे उद्योगपति हो गए, किसान हो गए या मजदूर हो गए, ये लोग भी जो हैं सरकार के अलग अलग नीतियों में जो है भाई अपना बेसिकली अपना रोल अदा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं जिसको हम इकाई 3 में पढ़ेंगे। अब इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव, समूह, ठीक है, सामाजिक आंदोलन की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। तो ये भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे चैप्टर्स को, तब और मज़ेदार जो है और ये चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी इसके अंदर। तो ये जो चैप्टर है ना, ये यहाँ पर तो वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये मत समझिएगा कि केवल ये एक चैप्टर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि जैसे आप देख रहे हैं इकाई 2, इकाई 3 सबकी बातें हो रही है, मतलब हर चीज़ इंटरकनेक्टेड चलती रहेंगी आगे तक। ठीक है, तो जितनी जितनी आपकी समझ बढ़ती रहेगी, आप चीज़ों को ना सोचना शुरू करें। सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, सोचना है, आपको समझना है, अपने आप चीज़ें जो है याद हो जाएंगी, आपको याद करने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 2 देश थे, बेल्जियम, श्रीलंका, इन दोनों का हमने पढ़ा। इन दोनों देशों में क्या क्या डिफरेंसेस थे, इन दोनों देशों के बीच में क्या था, बीच में तो कुछ नहीं था, मतलब दोनों देशों में क्या था। फिर आगे जाकर के ऐसा क्या होता है कि एक देश पावर शेयर करना ज़्यादा बेटर समझता है, एक देश पावर शेयर करता ही नहीं है। फिर पावर शेयर नहीं करता है तो सिविल वॉर क्रिएट हो जाता है। भाई वॉर क्यों क्रिएट हो गया, है ना, ये भी तो देखने और समझने की बात है। और दूसरा जो देश है बेल्जियम, भाई वो इतना डेवलप भी हो गया। यानी पावर शेयरिंग अच्छी चीज़ है, ये तो हमने देख लिया। क्योंकि क्वेश्चन जो है इस चैप्टर की शुरुआती एक सवाल से हुई थी कि पावर शेयर करना क्या देश को कमज़ोर करना होता है कि नहीं। तो आपने देखा यहाँ पर भाई से देश कमज़ोर नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पावर शेयर है वहाँ पर कमज़ोरी नहीं होगी। और पावर शेयर के अलग अलग टाइप्स, 4 टाइप्स को हमने यहाँ पर पढ़े आराम से। अब आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब इजीली यहाँ पर दे सकते हैं। ये अध्याय यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए इसमें कुछ बातें हैं, उसके बाद प्रश्नावली यानी क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्या समझा क्या जाना, इस चीज़ को जरूर पढ़िए। यहाँ पर देखिए क्या कहना चाहता है, बताना चाहता है। सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण जो है निम्नलिखित दिए गए हैं। ये सत्ता की साझेदारी के 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं। 4 श्रेणी हमने पढ़ी ना ऊपर के अभी, तो आपको बताना होगा कि किस में आते हैं। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है ये भी आपको बताना होगा। तो आपके लिए सवाल है यहाँ पर, ये सवाल का आंसर आप नीचे कमेंट करके हमें दे सकते हैं। नीचे कमेंट में ज़रूर आंसर करिएगा। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइए, मतलब आप समझिए। तो 4 पॉइंट है, 4 टाइप्स आपने पढ़े। आपको बताना है कि ये पहले टाइप में आता है, दूसरे में, तीसरे में कि चौथे में, और कौन किसके साथ जो है वो पावर शेयर कर रहा है। इसके बाद आपकी प्रश्नावली है, इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आपको बहुत ही आसानी से कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक काम करना है, आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको इसके सारे आंसर जो हैं वो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर के आंसर्स ले सकते हैं। वहाँ की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनको भी समझने में आसानी रहे। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, तभी तो मिलेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।